हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग और आज हम IOQJS के फिजिक्स के पेपर 2 की का डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो इसमें पेपर 2 की बात कर रहे हैं अपन, है ना। इसमें फिजिक्स का जो क्वेश्चन है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 5 में जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक एल्यूमिनियम फॉइल है जिसको एक बाउल है जिसमें फूड है, उसके ऊपर कवर करके रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है द फॉइल डस दिस बाय प्रिवेंटिंग द हीट फ्लो थ्रू। तो ये पूछा है कि भाई जो फॉइल आपने लगाई है वो किस किस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को प्रिवेंट कर रही है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर को एक तो रेडिएशन को बिल्कुल वो रोकती है, ठीक है। अगर मान लो जब उससे रेडिएशन के थ्रू हीट निकलती है तो एल्यूमिनियम फॉइल उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और वहीं रुक जाती है, ठीक है। तो रेडिएशन को वो रोक रही है। कन्वेक्शन, ठीक है, वो इसको एयर टाइट रखती है तो एयर बाहर नहीं निकल पाती, यानी कि कन्वेक्शन से भी ये रोकती है। लेकिन यहाँ पर ओनली लिख रहा है इसलिए ए और बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी है रेडिएशन एंड कन्वेक्शन ओनली, ठीक है। तो इन दोनों से ये रोकती है, रेडिएशन को भी नहीं करने दे रही, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रही, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं होने दे रही, लेकिन कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कंडक्शन के थ्रू इसमें हीट ट्रांसफर होता है एल्यूमिनियम के थ्रू, यानी कि अपने पास डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ओनली सी ऑप्शन तक करेक्ट होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है ऑन अ विंडी डे स्टैंडिंग ऑन योर बालकनी यू हियर द विसल ऑफ स्टेशनरी ट्रेन, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखें तो ट्रेन स्टेशनरी यानी ट्रेन रुकी हुई है, ठीक है, और आप भी रुके हुए हो, ठीक है। आप कौन हो गए? ऑब्जर्वर, और ट्रेन होगी सोर्स, ठीक है। तो यहाँ सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, तो साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन क्योंकि हवा ब्लो कर रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से साउंड की स्पीड में अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? केवल स्पीड में चेंज आएगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोल रहा है ये माधव असेंबल अ टॉय कार्ट, ठीक है, उसने एक टॉय कार्ट बनाई है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जिसकी डिस्टेंस है विद 2 व्हील्स विच वर अनइक्वल साइज, ठीक है, अनइक्वल साइज के हैं। द लेफ्ट व्हील वाज 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो लेफ्ट व्हील आपका 4 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2 सेंटीमीटर यानी 4/2 सेंटीमीटर। एंड राइट व्हील 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। The wheel were connected to the opposite ends of an axle of length 10 सेंटीमीटर। दोनों व्हील्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। He set the cart in motion on the floor pointing due north। ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसने इस कार्ट को सेट किया है। Assume that wheels roll without slipping. Approximately after how many rotation of the wheel will the cart be pointing towards west? ठीक है, तो वेस्ट डायरेक्शन में पॉइंट करना है। अब देखो इसमें क्या है कि वेस्ट डायरेक्शन में एक बार जो बच्चे का दिमाग चल रहा है वो ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे घुमा दे, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि इसका जो आउटर व्हील है वो कौन सा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आउटर व्हील है वो बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो भी आउटर व्हील है वो बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी कि उसकी रेडियस जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन तो दोनों के सेम ही आएंगे, सेम एक्सेल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब इसमें रेडियस जो है वो इसकी 2 सेंटीमीटर आ रही है और इसकी 3/2 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, इसका मतलब ये आउटर व्हील बनना चाहिए। और ये आउटर व्हील कब बनेगा? जब ये 3π/2 270 डिग्री एंगल ट्रेवल करके वेस्ट डायरेक्शन में आए। इसका मतलब ये टोटल एंगल जो ट्रेवल करेगा वो कितना करेगा? 3π/2, ठीक है। अब मान रहे हैं कि हम टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो कि दोनों के केस में सेम आएंगे वो n है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो ये यहां से यहां आएगा, ठीक है, यहां से यहां आया, तो उस केस में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? इसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो हो जाएगी अपने पास π/2 प्लस 3π/2 टोटल एंगल हो गया, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी? 4/2 सेंटीमीटर, 4/2 सेंटीमीटर, तो इस व्हील की रेडियस है। और ये टोटल ये हमारा सेंटर होगा जिसके अबाउट ये कार्ट घूम रहा है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी x + 10। तो उस केस में x + 10 ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है, जिसके अबाउट आउटर व्हील घूम रहा है,
ठीक है, और रेडियस इनटू एंगल, एंगल कितना हो जाएगा इसका 3 पाई बाय 2। तो आर थीटा हमने लगाया जिससे इसकी टोटल सरकमफेरेंस आ गई। अब इस सरकमफेरेंस को ये व्हील जो है वो कितने रोटेशन में ट्रेवल कर रहा है, तो वो हमने माना था कि दोनों में n रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में n इंटू एक रोटेशन में ये व्हील जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कितनी करता है 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई आर जो कि है 2 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों साइड में सेंटीमीटर कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर अपने पास आ गया, ठीक है। इससे हम अगर सोचें तो पाई से ये पाई कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है। तो उस केस में अपने पास आ जाएगा x प्लस 10, या यूं बोलो 3 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 30 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8n। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब इसी तरह से हम इनर व्हील की बात करते हैं। इनर व्हील की बात करें तो उस केस में हम इसको पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इनर व्हील जो है वो यहां से यहां तक टोटल x रेडियस के सर्किल पर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपने पास आएगा x इंटू 3 पाई बाई 2 इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r, ठीक है। r कितना हो जाएगा इसका 3 बाई 2 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा n इंटू 2 पाई इंटू 3 बाई 2 सेंटीमीटर। इससे अगेन हम बात करें तो 3 पाई, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 2n। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा 3 इंटू 2n प्लस 30 इक्वल टू 8n। तो ये हो जाएगा 6n, ये 6n इधर जाएगा तो ये जाएगा 2n इज इक्वल टू 30, यानी n इज इक्वल टू कितना आ गया 15। n की वैल्यू कितनी आ गई 15, ठीक है। तो उसने पूछा है हाउ मेनी रोटेशंस ऑफ द व्हील्स विल द कार्ट बी पॉइंटिंग टू वेस्ट, ठीक है। कितने रोटेशन ये कवर करेगा, दोनों के सेम ही थे, ठीक है। और वो उसकी वैल्यू आ गई 15 रोटेशन, यानी ये टोटल 15 रोटेशन कवर करेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें ही कह रहा है अ वुडन ब्लॉक इज फ्लोटिंग पार्शियली सबमर्ज्ड इन कप ऑफ वाटर, ठीक है। कोई कप ऑफ वाटर है जिसके अंदर एक वुडन ब्लॉक सबमर्ज हो रहा है, कुछ पार्ट अंदर है कुछ पार्ट बाहर है, ठीक है। इफ द सेटअप इज टेकन टू द मून, ठीक है, मून पर हम ले गए, अज्यूमिंग सेटअप इज सच दैट द वाटर डज नॉट इवेपोरेट, ठीक है। उन्होंने बोला है वाटर की क्वांटिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो उस केस में बोल रहा है कि अब आपको इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो जब ये अर्थ पर है, अगर मैं अर्थ की बात करता हूं सबसे पहले, अर्थ पर बात करें तो उस केस में इसका जो वेट है वो दो चीजों से बैलेंस होगा। एक जो बायंट फोर्स ये लिक्विड यानी वाटर लगाएगा, दूसरा जो बायंट फोर्स एयर एग्जर्ट करेगी, ठीक है। तो इस केस में अर्थ पर हमारे पास mg इज इक्वल टू कितना आएगा, बायंट फोर्स ड्यू टू लिक्विड, वो हो जाएगा रो लिक्विड यानी रो वाटर इंटू वी इन इंटू जी प्लस, अब एयर की वजह से भी बायंट फोर्स लगेगा तो वो लगेगा रो एयर इंटू वी आउट इंटू जी, ठीक है। तो ये हमारे पास बायंट फोर्स लगेगा, है ना, दोनों मिला के जो इस वेट को बैलेंस कर रहे हैं। अब अगर मैं मून पर बात करता हूं, मून पर अगर मैं बात करूंगा तो मून पर क्या है, एयर तो है नहीं, ठीक है। तो इस केस में इस वाले पार्ट में से आपका जो रो एयर इंटू वी आउट इंटू जी है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मून पर ये वाला पार्ट आपको नहीं लगेगा, इसका मतलब जो मून पर इक्वेशन बनेगी वो mg इज इक्वल टू रो w। अब देखो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये वाला पार्ट हट गया, इसको इसे बैलेंस करना है, यानी कि ये जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं v डैश बोल देता हूं, तो रो w इंटू वी डैश इन इंटू जी, ठीक है। ये अपने मून पर इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो हमें क्या मिलेगा,
अगर मैं इसमें देखूं तो जी को तो अपन कैंसिल आउट कर देते हैं दोनों साइड से, इधर भी, ठीक है। m की वैल्यू यहां डाल देते हैं इसके अंदर, तो ये अपने पास आ जाएगा रो W इंटू वी इन प्लस रो एयर इंटू वी आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो W इंटू वी डैश इन। तो अगर मैं इससे वी डैश इन की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, जो कि मून पर कितना पार्ट सबमर्ज्ड है वो फाइंड आउट करें अपन, तो वी डैश इन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, वी इन प्लस रो एयर डिवाइडेड बाय रो W इंटू वी आउट। अब ध्यान से सोचें, तो V इन में कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव क्वांटिटी जुड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि V डैश इन की वैल्यू V इन से ज्यादा आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि V डैश इन इज ग्रेटर देन V इन, यानी मून पर ज्यादा पार्ट डूबा हुआ होगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में, अर्थ के कंपैरिजन में। तो अब हम देखें तो ब्लॉक विल स्टिल फ्लोट, हाँ फ्लोट तो कर रहा है, ठीक है, बट वाटर लेवल इन द कप विल राइज। अब सोचो अगर ज्यादा पार्ट डूबो है अपन ने, तो ये ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा वाटर का, और अगर ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा तो इस केस में ये लेवल बढ़ जाएगा, तो यानी हमारा ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन, द ब्लॉक विल स्टिल फ्लोट बट वाटर लेवल इन द कप विल गो डाउन, गलत हो गया। ब्लॉक विल स्टिल फ्लोट विद द वाटर लेवल इन द कप रिमेनिंग सेम, तो ये गलत हो गया क्योंकि लेवल तो बढ़ रहा है, ठीक है। और ब्लॉक सिंक तो नहीं होगा क्योंकि ये बैलेंस तो कर ही सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ए आंसर हो जाएगा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में है, द फिगर बिलो शोज अ पार्शियल ड्राइंग ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अ रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ और एक रियल इमेज दी हुई है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सी रियल इमेज है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, ठीक है। अब देखें तो वो बोल रहा है कि एक आपको थिन कन्वर्जिंग लेंस दिया हुआ है, ठीक है, एंड प्लेन मिरर प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द लेंस, यानी बस ये आपको कंफर्म है कि एक प्लेन मिरर यूज करना है, और दूसरा ये कि भाई इसके राइट साइड में ही इसको यूज करना है, ठीक है। इट इज नॉट एक्सप्लिसिट that which arrow represent the object and all elements are parallel to each other, consider the center of the lens to be 0,0, ठीक है। इसका जो सेंटर है उसको अपने 0,0 लिया है, ठीक है। assume each small box on the dotted grid is 0.5 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें कि हर ग्रिड 0.5 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि हमारे पास दो एरोज है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, तो अगर मैं यहां से गिनना चालू करूं तो 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आनी चाहिए, 6 इंटू 0.5, तो 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस आनी चाहिए। आगे करते हैं 1 2, ठीक है, तो यानी 6 प्लस 2 यानी कि 8, तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, यानी ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर आनी चाहिए। ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट में अगर मैं गिनूं तो उस केस में मुझे ऑप्टिकल सेंटर से टॉप मोस्ट पॉइंट को काउंट करना है केवल, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर मैं काउंट करता हूं तो 1 2 और 3, यानी 3 इंटू 0.5, यानी ये आपका हो जाएगा 1.5। और आगे बढ़े तो 4 5 6, यानी ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई यहां से जो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक इमेज है, वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भाई इसकी जो हाइट है वो इससे डबल पर बनेगी, ठीक है। यानी मैग्निफिकेशन या तो 2 हो सकता है या 1/2 हो सकता है, टोटल मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट और इसको इमेज लेता हूं तो 3/1.5 यानी 2 हो सकता है। अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट लेता हूं, इसको इमेज लेता हूं तो 1.5/3 यानी 1/2 हो सकता है, ठीक है। u की वैल्यू आपको -3 है और इसके लिए फाइनल इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर यहां पर बन रही है।
अब हमें क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए एक एक केस कंसीडर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैं इसको ऑब्जेक्ट मान रहा हूं और इसको इमेज मान रहा हूं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मुझे एक मिरर भी लगाना होगा, ठीक है, और मिरर से रिफ्लेक्शन करा के, यानी इसकी अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट माना और इसको इमेज बनाया, ठीक है, इसका अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहला डायग्राम हमने ये लिया, ठीक है, इसमें सारी डिस्टेंसेस मैंने मेजर कर दिया, यहां से 3 हो गया, ये 4 हो गया, 1.5 और 3 हो गया, ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम देखें तो पहला केस मैंने इसको ऑब्जेक्ट माना और इसको इमेज माना है, इस ऑब्जेक्ट से रे गई और जाने के बाद यहां पर इसकी इमेज बन रही है ए डैश पर, ठीक है, ए डैश पर आपके इमेज मैंने यहां पर बना दी। अब ये जो ए डैश पर इमेज बन रही है वो इस मिरर के लिए, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और वो इसकी इमेज बनाएगी ए डबल डैश पर, ठीक है। अब ये जो ए डबल डैश है जो कि इसकी इमेज है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसकी फाइनल इमेज हमारे को यहां मिल रही है जो कि 3 सेंटीमीटर हाइट की है, ठीक है। ये हमने इसमें कंसीडर किया है, ठीक है। अब ध्यान से सोचें हम, तो यहां का जो हाइट है वो 3/1.5, यानी इसका जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन 2 आ रहा है, यानी कि अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं तो प्लेन मिरर तो कोई मैग्निफिकेशन करता नहीं है ना, तो इसका जो मैग्निफिकेशन है वो मेनली इस लेंस के थ्रू ही हो रहा है, ठीक है, लेंस के थ्रू हो रहा है। अब यहां पर मैंने क्या कंसीडर किया कि सबसे पहले मैं उल्टा चलता हूं, इसके अंदर फाइनल इमेज आपके कितने पर बन रही है, 4 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इसके लिए मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन को पहले कंसीडर कर लेता हूं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो सपोज करो मैंने माना कि फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो यहां कहीं बन रही है वी डैश पर, है ना। तो इस केस में ये जो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी वो वी डैश हो जाएगी और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अपने ऑब्जेक्ट इसको माना है और इमेज इसको माना है, ठीक है, फाइनल इमेज। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी -3। अब लेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, 1/v यानी हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3 इक्वल टू 1/f, इसकी फोकल लेंथ को अपन f मान लेते हैं। ये अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अब मिरर ने इसकी सेम साइज की इमेज बनाई है यहां पर, ठीक है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और फाइनल इमेज यहां बन रही है। तो अब दोबारा सेकंड रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन में जो u होगा वो माइनस का x हो जाएगा और जो v है वो 4 हो जाएगा। तो अब वापस लगाते हैं 1/4 माइनस 1/ और माइनस का x इक्वल टू 1/f, ये आपके सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से सोचे तो इसके अंदर अभी हमारे पास 3 वेरिएबल आ रहे हैं, v डैश, f और x, ठीक है, जबकि इक्वेशन अपने पास 2 है। तो हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी, वो इक्वेशन मिलेगी हमें मैग्निफिकेशन से। यहां पर हमें पता है कि जो इसका मैग्निफिकेशन है, हमने इसको ऑब्जेक्ट माना है, इसको इमेज माना है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो इसका कितना आ जाएगा, hi/ho इक्वल टू 3/1.5, यानी कि 2 इसका टोटल मैग्निफिकेशन आया। ये मैग्निफिकेशन 3 बार में होगा, यानी पहला रिफ्रैक्शन लेंस से हुआ, फिर रिफ्लेक्शन मिरर से हुआ और फिर वापस रिफ्रैक्शन लेंस से हुआ, ठीक है। तो 3 बार में ये मैग्निफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इक्वल टू m1 इंटू m2 मल्टीप्लाइड बाई m3, ठीक है। तो इससे हमें मिला 2 इज इक्वल टू m1। m1 क्या होगा, फर्स्ट केस का रिफ्रैक्शन। फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट केस में जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, वी डैश पर, ठीक है। मैग्निफिकेशन होता है आपके वी डैश अपॉन यू, वी डैश अपॉन यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के लिए -3, तो ये आ जाएगा आपका वी डैश अपॉन -3 मल्टीप्लाइड बाय मिरर तो +1 का मैग्निफिकेशन करता ही है, मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके लिए बात करते हैं, इसके लिए इमेज बन रही है कितने पर, 4 पर,
और ऑब्जेक्ट है माइनस के एक्स पर, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन माइनस एक्स। ठीक है, तो इससे हमारे पास मिलेगा 4v डैश डिवाइडेड बाई 3x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। तो अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, ठीक है, और तीन अननोन है। तो v डैश की वैल्यू हम यहां से इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे हमें f की वैल्यू मिल जाएगी और f की वैल्यू यहां पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास v डैश f और x की वैल्यू आएगी। v डैश की वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर, वी डैश की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ रही है और जो फोकल लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर आ रहा है। एक्स की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ रही है। अब जो इसने क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में उन्होंने बोला है ड्रॉ द रे डायग्राम, वो अपन ने बना दिया, ठीक है, एलिमेंट ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम सो दैट द गिवन ऑब्जेक्ट इमेज पेयर इज रिड्यूस। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द साइज और पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द एलिमेंट। ऑल्सो स्टेट द वैल्यूज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड लोकेशन ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड लोकेशन ऑफ द मिरर बताना है अपन को। तो फोकल लेंथ अपने पास आ गई है 2 सेंटीमीटर। अब रही बात लोकेशन ऑफ द मिरर की, तो लोकेशन ऑफ द मिरर कितना होगा, तो ये अपने पास है टोटल x, ये है v डैश, तो अपने पास ये कितना हो गया v डैश माइनस x। ठीक है, तो v डैश में से आपने सॉरी ये टोटल डिस्टेंस यहां का जो होगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा v डैश माइनस x। तो अगर हम यहां तक का डिस्टेंस केवल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये आ जाएगा कितना v डैश माइनस x बाई 2। ठीक है, v डैश की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 6 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 4, यानी v डैश माइनस x कितना हो गया 6 माइनस 4 यानी 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा और ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। x की वैल्यू जोड़ दो तो 4 प्लस 1 यानी जो l की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 प्लस 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, और इसकी पार्ट बी को देखते हैं। तो इसकी पार्ट बी में हम इससे उल्टा मान रहे हैं, ठीक है, यानी कि उसने उसमें पूछा क्या है आपसे, देखो ध्यान से। तो इसमें उन्होंने बोला है कि सेकेंड पार्ट में विद द गिवन ऑब्जेक्टिव पेयर आर देयर एनी अदर वैल्यूज ऑफ एफ एंड एल आर पॉसिबल। ठीक है, तो अब इसमें पेयर है, हमने माना है कि भाई इसको ऑब्जेक्ट लिया फिर इसको इमेज, तो हम उल्टा लेके भी देख लेते हैं कि दूसरी वैल्यूज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको उल्टा लेते हैं। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया कि इसको ऑब्जेक्ट माना है और इसको इमेज माना है। तो इस केस में अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे जो रे गई वो इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर हमारी फर्स्ट इमेज बन रही है। अब मिरर को हमने इसके बाद में पुट किया है, ठीक है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट हो गया इस मिरर के लिए, वो इसकी एक वर्चुअल इमेज यहां पर बना देगा। ठीक है, यानी फिर भी इसका मैग्निफिकेशन तो 1 ही है। अब ये जो इमेज है, क्योंकि यहां से जो रे जाएगी वो इससे वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर यहां पर रिफ्रैक्शन करेगी और रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर इमेज बना सकती है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसका मैग्निफिकेशन तो 1 हो गया और इसका 2 बार मैग्निफिकेशन काउंट हो जाएगा, बट जो ओवरऑल मैग्निफिकेशन है वो कितना आएगा आपका 1.5/3 यानी कि 1/2 आएगा आपकी बार। तो अब एक एक करके रिफ्रैक्शन लेते हैं, वापस से सेम प्रोसेस लगाना है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन, लेंस से फर्स्ट रिफ्रैक्शन को कंसीडर करें, तो लेंस से फर्स्ट रिफ्रैक्शन को कंसीडर करें तो इसमें u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपका ऑब्जेक्ट है यानी u की वैल्यू -4 है और v की वैल्यू कितनी ली है अपन ने v डैश। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं 1/v डैश माइनस 1 बाय और माइनस का 4
इक्वल टू 1/f, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। सेकेंड केस, अब इससे रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर यहां रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वापस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका और ये आपकी इमेज हो गई, यानी अब सेकेंड रिफ्रैक्शन काउंट करते हैं। सेकेंड रिफ्रैक्शन में इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 3 दी हुई है, तो 1/3 माइनस 1/u, u कितना हो जाएगा, यहां से लेके आपके ये वाली डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैंने x माना है, तो ये जाएगा माइनस का x इक्वल टू 1/f, ये आपके सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। अगेन वही v डैश f और x तीन वेरिएबल है, ठीक है, तो एक इक्वेशन और चाहिए, कहां से आएगी, मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 1.5 डिवाइडेड बाई 3, यानी हो जाएगा 1/2, ये बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3, ठीक है। तो अब m1 की वैल्यू लें, m1 के लिए यहां पर जो इमेज है वो यहां बन रही है, ठीक है, तो यानी कि हो जाएगा v डैश डिवाइडेड बाय u, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाय मिरर का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा रिफ्रैक्शन ले रहे हैं, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो इमेज बन रही है वो कहां पर बन रही है, 3 पर, 3 डिवाइडेड बाय, और इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है, x पर, तो माइनस का x, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 3v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x, 3v डैश इंटू 2 इक्वल टू 4x, ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। अगेन हमारे पास अब तीन इक्वेशन आ चुकी है, v डैश x और f में तीन अननोन है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी v डैश की 4 सेंटीमीटर, f सेम ही आ रहा है 2 सेंटीमीटर, और x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दूसरी कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसने क्या पूछा था, अगर हम देखें तो सेकेंड पार्ट में विद द गिवन ऑब्जेक्टिव पेयर आर देयर एनी अदर वैल्यूज ऑफ एफ एंड एल पॉसिबल, ठीक है। तो फोकल लेंथ तो ऑब्वियसली लेंथ सेम ही है, तो एफ की वैल्यू वही आ रही है, लेकिन एल की वैल्यू जो है वो दूसरी चेंज हो सकती है। जस्टिफाई योर आंसर, तो अपन ने उसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, पद्मा वांट्स टू डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको क्या करना है, स्मॉल जी डिटरमाइन करना है। अब उसके लिए एक्सपेरिमेंट सेटअप भी उन्हीं को खुद को करना है, ठीक है। अब उसके लिए उसके पास क्या है, उसके लिए एक दो मोबाइल उनके पास है और एक मैग्नेट है, ठीक है। और मोबाइल में एक ऐप है जो कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के पास आती है तो एक पल्स क्रिएट करती है और उसकी वैल्यू बता देती है कि भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अलावा वो ड्यूरेशन बता देती है, ठीक है। उन्होंने लिखा हुआ ड्यूरेशन बता देती है, यानी कि जो मोबाइल है वो कितने टाइम पर स्टार्ट हुआ और उसके बाद कब मैग्नेटिक फील्ड मिला, उसका ड्यूरेशन वो फाइंड आउट कर देती है। उसके लिए लेकिन ऐप को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें लिखा हुआ है उन्होंने कि जो पद्मा है वो दोनों फोन को एक साथ स्टार्ट कर सकती है, बट ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा बहुत एरर पॉसिबल है, ठीक है। तो ये उन्होंने अडॉप्ट इसके अंदर एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अब इस प्रोसेस में आपको ये सोचना है कि भाई मैं कैसा सेटअप बनाऊं कि स्मॉल जी की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाए, यानी फॉर्मूला भी आपको सोचना है कि कैसे आएगा, ठीक है। और ये इसका सेटअप भी आपको समझाना है, प्रोसेस भी आपको समझाना है, ठीक है। ये मैग्नेटोमीटर का आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये बता रहा है कि भाई किसी इंस्टेंट पर जब मैग्नेट उस फोन के पास से गुजरेगा तो उस केस में जैसे इन्होंने कोई एग्जांपल लेके बताया हुआ है कि 15.317 सेकेंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 259 आ गई विसिनिटी के अंदर, यानी उसके पास में, ठीक है। तो अब हमें सेटअप बनाना है, तो सेटअप के लिए हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसमें
इसके अंदर हम इन दो फोन्स को यहां पर और यहां पुट कर देते हैं, एक फोन को यहां पुट कर देते हैं और एक फोन को यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। और जो मैग्नेट है उसे हम यहां से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। अगर मैंने मैग्नेट को यहां से ड्रॉप किया, ठीक है, तो इस केस में यहां पर ये अंडर ग्रेविटी फॉल होगा, इनिशियल रफ्तार 0 है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से यहां आने में ये डिस्टेंस कितनी लेगा, मान लो यहां पर t इक्वल टू 0 ले रहा हूं मैं, यहां t की वैल्यू 1 से t1 ले लेते हैं और यहां t की वैल्यू t2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अपने दोनों फोन को स्टार्ट किया और इधर इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहां से यहां आने में ये s1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा विच इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut तो 0 है यानी ये वैल्यू हो जाएगी हाफ g t1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां से यहां टोटल ले रहा हूं मैं s1 प्लस s2, यहां से यहां आने में इसने टोटल t2 टाइम लिया, तो उस केस में s1 प्लस s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी s1 प्लस s2 की वैल्यू हो जाएगी हाफ g t2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर मुझे g की वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देता हूं, तो s2 प्लस s1 माइनस s1, s2 प्लस s1 माइनस s1 इज इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे को मिल जाएगा s2 इक्वल टू दिस, अब g मुझे निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो g इक्वल टू 2s2 डिवाइडेड बाय t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसमें देखूं मैं, तो मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं स्केल से, यहां मैंने इसको ड्रॉप किया तो यहां से जैसे ये गुजरेगा तो वो टाइम ड्यूरेशन बता देगा मोबाइल, ठीक है। और यहां से गुजरेगा तो टोटल टाइम ड्यूरेशन t2 भी बता देगा, तो हम इसको टोटल टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, t2 t1 और s2 सारा फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे g की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना कि उसने लिखा हुआ है कि when a magnet passes with the close vicinity of the phone, the magnetometer of the phone shows the change in magnetic field graphically, ठीक है। और आगे देखते हैं, तो ये बोल रहा है क्लॉक इन द टू फोन्स आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। जो दोनों फोन है उनका टाइम अलग अलग है, ठीक है, but the time in the apps measured from the time the sensor is activated by pressing the switch in the app, यानी कि जो ये ऐप है वो आपको टाइम नहीं बल्कि टाइम ड्यूरेशन दे रही है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन दे रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप t1 और t2 की वैल्यू दोनों में भले इनिशियल टाइम अलग अलग हुआ पर हमें ड्यूरेशन से मतलब है तो वो ड्यूरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम t1 और t2 की वैल्यू डाल देंगे। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, ये हो गया। शी शुड परफॉर्म द डिटरमिनेंट जी, यू मस्ट क्लियरली डिस्क्राइब द सेटअप अपन ने डिस्क्राइब कर दिया, प्रोसीजर ऑफ द मेजरमेंट एज वेल एज डिराइव द फॉर्मूला ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ जी फ्रॉम द मेजर्ड क्वांटिटी, ऑल्सो लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एरर, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी एरर हो सकती है, तो इसमें सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, भाई सिस्टम अलग अलग है, ठीक है, कोई मेजर करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रैंडम एरर हो सकती है, जब आप बार बार मेजरमेंट ले रहे हो तो कभी गलत थोड़े टाइम बाद रीडिंग ले ली तो थोड़े टाइम पहले ले ली, ठीक है। तो ये एरर इसके अंदर हो सकती है, ठीक है।